नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मान्यता की कसौटी पर खरा न उतरने वाले नर्सिंग कॉलेजों को हर स्तर पर अधिकारियों ने खुली छूट दी है। कॉलेजों की जांच के लिए राज्य और स्थानीय स्तर के साथ नर्सिंग काउंसिल के 3 मुख्य चेक पॉइंट बने, लेकिन तीनों स्तर पर अधिकारियों का ऐसा गठजोड़ रहा कि सब जानते हुए भी वे आंखें बंद करते रहे, आंखें मूंदे रहे। नतीजा ये रहा कि नर्सिंग कॉलेजों में घोटाला होता गया। जिम्मेदारों ने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। कहने को सरकार ने पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, इसके अलावा ऑफलाइन भी व्यवस्था की है, लेकिन बता दें कि ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद भी ये इतना बड़ा रैकेट चलता रहा, फर्जीवाड़ा चलता रहा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये थमने का नाम नहीं लिया। फिर स्क्रूटनी और भौतिक सत्यापन के लिए बनी टीम में राज्य से लेकर के स्थानीय स्तर तक सभी सदस्य रखे गए और फिर भी नर्सिंग काउंसिल ने बिना भवन, शिक्षक और हॉस्पिटल के कॉलेजों को मान्यता दे दी। ऐसे में सवाल है कि आखिर किस स्तर तक ये चूक हुई है? भौतिक सत्यापन करने वाली टीम ने काउंसिल को गलत रिपोर्ट दी या फिर काउंसिल ने सब जानते हुए नियम को ताक पर रखा और मान्यता दे दी? इतना ही नहीं, काउंसिल की मान्यता के बाद में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने कैसे अपनी मोहर लगा दी? इन सवालों के जवाब सीबीआई की जांच से मिल रहे हैं। घोटाले की जो जांच कर रही सीबीआई की टीम भी कॉलेज माफिया से गठजोड़ कर बैठी और अपनी रिपोर्ट में ही अनसुटेबल कॉलेजों को सुटेबल बता दिया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे केस में 14 नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को भी नोटिस थमाया गया है। सरकार की सख्ती के बाद अब विभागों ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को राजस्व विभाग ने नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी रिपोर्ट देने वाले करीब 14 नायब और तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नोटिस दिया है। इसके अलावा वे मान्यता देने वाली निरीक्षण टीम में भी थे। उनकी रिपोर्ट के बाद नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा था। विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके अलावा देखिए, कॉलेजों की जांच करने वाले करीब 111 अधिकारियों को भी नोटिस चस्पा किया गया है। बता दें कि खबर के अनुसार गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग जागा और बता दें कि नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष रजिस्ट्रार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस भेजे गए हैं। जवाब आने पर ही पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले दलों के 111 अधिकारियों को भी नोटिस दिए गए हैं। बता दें कि नर्सिंग काउंसिल के पदेन अध्यक्ष डीएमई होते हैं, रजिस्ट्रार शासन नियुक्त करता है और देखिए, जांच के घेरे में जो है काउंसिल अधिकारी वो भी जिम्मेदार है, वो भी जांच के घेरे में है। आपको बता दें कि साल 2020 से लेकर के 22 में अध्यक्ष रही उल्का श्रीवास्तव, डीएमई 2022 से 24 में अध्यक्ष रहे डीएमई जितेंद्र शुक्ला और 2020 से 21 में रजिस्ट्रार रही चंद्रकला दिवगैया, 2021 और 22 में सुनीता सिजू और 2022 और 23 में रजिस्ट्रार रही योगेश शर्मा। इन तमाम अधिकारी भी जांच के घेरे में है, इनको भी नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, मान्यता मिलने की जो प्रक्रिया है वो कड़ी है, फिर भी इस पूरे मामले में कैसे सेंध लगाई? सबसे पहले मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था बंद कर दी गई है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, दस्तावेज ऑनलाइन जमा होते हैं, हार्ड कॉपी भी ली जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यहाँ भी एक झोल हुआ। इसके अलावा आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद भी टीम कॉलेज का भौतिक निरीक्षण करती है। टीम में राज्य स्तर से नर्सिंग काउंसिल या चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेंबर या स्थानीय सदस्य होते हैं। कलेक्टर के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। टीम में 3 लोग होते हैं और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके बावजूद भी देखिए किस प्रकार से ये पूरा फर्जीवाड़ा होता गया और मान्यता मिलती गई। कॉलेज तय मापदंडों पर दस्तावेज देते हैं। टीम स्थानीय स्तर पर अस्पताल का भौतिक जांच करती है, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट देती है। भवन, जमीन, कर्मी, संसाधन, अन्य मानक देखे जाते हैं। इसके बाद में देखिए, रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में एक मान्यता दी जाती है। इसके अलावा देखिए, निरीक्षण में मापदंड पर खरे उतरे कॉलेजों की अनुशंसा होती है। रिपोर्ट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार को दी जाती है। कार्यकारिणी बैठक में मंजूरी मिलती है और फिर मान्यता मिलती है। लेकिन इसमें कैसे सेंध लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। काउंसिल अधिकारी जो कार्यकारिणी अधिकारी होते हैं या रजिस्ट्रार होते हैं, उसके स्तर पर खामी पकड़ी गई तो मंजूरी नहीं मिलती है। छोटी कमियां दूर करने का वक्त दिया जाता है। जब वो कमियां दूर कर ली जाती है तो फिर मान्यता के लिए फिर से आवेदन होते हैं। इसके अलावा देखिए, नर्सिंग काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद मान्यता सूची जारी की जाती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी सूची भेजी जाती है। डीएमई नर्सिंग काउंसिल में रहते हैं, इसलिए उनकी मंजूरी भी लगती है। पहले वे नर्सिंग काउंसिल के प्रमुख होते थे और अब अलग से नर्सिंग काउंसिल के प्रभारी बनाए गए हैं। यदि किसी कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया के बीच में या मान्यता मिलने के बाद
शिकायत आने पर जांच होती है, तो शिकायत डीएमई या उनके ऊपर के अधिकारी के पास में आए तो काउंसिल जांच कर उन्हें रिपोर्ट देती है। यदि काउंसिल के स्तर पर ही शिकायत हुई, रजिस्ट्रार स्तर पर ही फाइल जाती है, तो इस प्रकार से देखिए कि जैसे मान्यता होनी चाहिए, जो मानक होने चाहिए, जो मापदंड होने चाहिए, किस स्तर पर होने चाहिए, लेकिन इतनी कड़ी व्यवस्था के बावजूद भी देखिए जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने सेंध लगा दी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़े हैं। सर समाज सेवी है आप, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रवि परमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सक्सेना सर, सबसे पहले आपसे सवाल ही ले लेता हूं कि जिस प्रकार से हम इस नर्सिंग महाघोटाले को देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर कदम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, सैकड़ों अधिकारियों को अब इस पूरे मामले में नोटिस भेजे गए हैं, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई तह तक जाएगी? आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया है। अक्सर यही होता है, घोटाले उजागर होते हैं, कार्यवाही की बात की जाती है, एक टीम बनाई जाती है जांच के लिए, कुछ दिन बाद पता पड़ता है जांच हो गई और सब लोगों को क्लीन चिट मिल आग गई। साफ करार दिया गया, क्लीन चिट मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा पेचीदा प्रश्न आपने किया है। फिर भी इतना बड़ा घोटाला है ये, हजारों बच्चों का भविष्य अधर में है, खतरे में है, और ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थितियां देखकर उनके मन में एक कुंठा है, निराशा है, हताशा है। और वे भी चाहते हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी के भी माध्यम से हो, नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से हो। बिल्कुल। तो इन लोगों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ये ऐसा दुस्साहस ना कर सके, ऐसी हिम्मत ना करते छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट हो। बात वहीं पर आ जाती है, यदि ईमानदारी से कार्यवाही हो गई तब तो परिणाम आएगा, अन्यथा सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा। ये तो रिश्वत देकर अनुमति ली थी और रिश्वत देकर छूट भी फिर से जाएंगे, अपना काम करा देगा और रिश्वत देकर छूट भी फिर जाएंगे। छूट जाएंगे। बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ छूट भी का। जाएंगे। कि रिश्वत देकर एक बार हम मान्यता ले लेते हैं, रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी सर, उसी से ठंडा उसी से गर्म। बिल्कुल बिल्कुल। ठंड लगी तो हाथ गर्म करके गर्मी पैदा कर ली, हाँ, और गर्म लगा आलू तो फूंक फूंक कर उसको ठंडा कर लिया। बिल्कुल। ये स्थिति है। फिर भी हम माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक निवेदन करेंगे हमारे देश न्यूज के माध्यम से और हमारे सहयोगी साथियों के माध्यम से जो विचार चैनल द्वारा प्रसारित किया गया है उस पर विचार किया जाए तथा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, चाहे वे संचालक हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, जिम्मेदारी सबकी बनती है। बिल्कुल। और ये इतना कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये इतना गंभीर मामला है कि इसमें देखिए सर लाखों विद्यार्थियों का जीवन अटका हुआ है, किसी की परीक्षा हुई है तो किसी का टेस्ट नहीं हो पाया है। अब ऐसे में जो छात्र हैं उनके सामने अब संकट ये खड़ा हो गया है कि हम अगला कदम क्या उठाएं, हम आगे की पढ़ाई कैसे करें। तमाम प्रकार के सवाल है हमारे सामने। नीरज तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम कानूनों की बात करते हैं, कानून और जो नियम है इतने सख्त हैं, इतने कड़े हैं, उसके बावजूद भी सेंध मारी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पहले तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे। आपको बताएं, एक बिल्डिंग बना दी जा रही है, एक बिल्डिंग पे कई मान्यताएं हो रही हैं बोर्ड बदल बदल के। अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल तो वीडियो भी बन रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जिस चीज की मान्यता लेनी है या जिस कोर्स की मान्यता लेनी है उसके हिसाब से क्लासरूम तैयार किए जा रहे हैं, उसी के हिसाब से ऑफिस और लैब तैयार करके अच्छे से एक फोटोग्राफी होती है और अधिकारी के पास पहुंच जाता है। अधिकारी भी जांच करने जाता है तो बहुत से अधिकारियों को पता ही नहीं चलता कि सही है कि गलत है। यदि किसी ने कुछ बोला भी इधर उधर तो फिर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप संतुलित होता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने देखा
कि एक पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विदा कर दिया। बहुत तूल पकड़ा था वो पेपर लीक का मामला। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नर्सिंग घोटाले की बात हो रही है। अब यहाँ एक टीम बैठती है कि हम इसकी जांच करेंगे, और जांच करते करते जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि परिस्थितियां बदल जाती हैं समय के साथ साथ। सही बात है कि समय जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे फाइल की परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति हमारे भारत देश में बहुत पहले से है और आज भी चल रही है, बस भ्रष्टाचार की परिभाषाएं बदल रही हैं। परिभाषा बदल रही है, भ्रष्टाचार बिल्कुल ठीक है, खत्म नहीं लेकिन बदल बिल्कुल रहा है। देखिए, लेकिन कॉलेजों की जांच करने के लिए सर राज्य अब और मैं स्थानीय स्तर एक पर। मिनट आगे की बात बता रहा हूँ हाँ। कि मैंने कुछ कॉलेज वालों से बात किया, हाँ। तो कॉलेज वालों का जवाब क्या था कि मैं सरकार के नियम के तहत ही कार्य कर रहा हूँ। अब सरकार नहीं ध्यान दे रही है, सरकार के अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? जब उन्होंने मान्यता दी तो उसके बाद हमने स्टूडेंट को एनरोल्ड किया, फिर जब उन्होंने डेट दिया कि इस डेट को एग्जाम कराओ, तब हमने एग्जाम कराया। जब वो जांच करने आए तो वो फेयर पाए। तो अब नर्सिंग कॉलेज वाले बोल रहे हैं हम तो बिल्कुल सही है। अब भ्रष्टाचार हुआ कैसे? भ्रष्टाचार ऐसे हुआ, मैं आपको समझाऊं यदि 1 मिनट का समय आप देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भ्रष्टाचार ऐसे हुआ कि जैसे मान लो बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से बहुत से विद्यार्थी भोपाल पढ़ने आए। अब उनसे एडमिशन के दौरान बोल दिया गया कि आपको आने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप पूरी फीस कंप्लीट करते हुए चले जाइए। और उस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि जिस बिल्डिंग में हमने एडमिशन लिया है एक्चुअल में ये कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं है। उन बच्चों को जो मोबिलाइजेशन करके लाए हुए थे लोग, तो उन्होंने बताया था कि ये बिल्डिंग है, भव्य बिल्डिंग में आपका एडमिशन हो रहा है, आप रेगुलर क्लास लें। जब बच्चा दूर से यहाँ पर रेगुलर नहीं आ सकता तो उनके लिए एक विकल्प दे दिया जाता है, और उस विकल्प के तहत वो फॉलो करेगा कि अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आ जाना, बैठ जाना, बाकी व्यवस्थाएं हम कर देंगे। भ्रष्टाचार वहां से शुरू हुआ, और जब वही भ्रष्टाचार धीरे धीरे एक चरम सीमा पे पहुंच जाता है, और कहीं कहीं जैसे भी भाई ने बोला कि लिफाफा नहीं पहुंचा तो अधिकारी जांच पे शुरू हो जाते हैं, कमेटी बैठ जाती है। खैर इसको तो संवैधानिक तौर से हम मान नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसको अधिकारीगण पूरी ईमानदारी से और साथ में जो शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने की बीड़ा उठा के बैठे हुए हैं उनको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। मैं तब वही कह रहा भारत था देश सर आगे आपसे। बढ़ेगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा था कि अधिकारीगण की जो भूमिका है वही संदिग्ध है। दिक्कत यही है क्योंकि कॉलेजों की जांच के लिए राज्य और स्थानीय स्तर के साथ में नर्सिंग काउंसिल के 3 मुख्य चेक पॉइंट बनाए गए, यहाँ से चेकिंग होती है, लेकिन तीनों स्तर पर अधिकारियों का ऐसा गठजोड़ रहा कि वो आंख मूंदे रहे और इसमें घोटाला करते रहे, वो घोटाले को मंजूरी देते रहे। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग के लिए उनको भौतिक सत्यापन करना था, वहाँ जाकर लैब देखना था, वहाँ जाकर रूम देखना था, विद्यार्थियों की संख्या देखी जानी चाहिए थी, उनके दस्तावेज देखे जाने चाहिए थे, कमरे का जो कितना बड़ा कमरा है, कितना बड़ा लैब है, ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए थी। यही तो नहीं देखी अधिकारियों ने, यही तो गठजोड़ मैं बता रहा हूँ आपको कि हम अधिकारियों से उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अधिकारियों पर उम्मीद करना यानी कि अपने गले में फांसी का फंदा लगाने जैसा है। अब इसी बात पे मनीष जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फिर से समय ले रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि क्या हो रहा है कि अधिकारी से जब हम बात करें तो कहते हैं हमारे पास टीम नहीं है, सरकार ने भर्ती नहीं किया है, तो हम किसको लेकर के जाए जांच करने के लिए, हमारे ऊपर सुरक्षा की व्यवस्था तो है ही नहीं। अब ऐसे सबके पास एक ऐसी विकल्प दे देते हैं जिसकी वजह से हम लोग संदिग्ध में आ जाते हैं, यार बात तो ये भी सही कह रहे हैं, बात तो वो भी सही कह रहे हैं, काम करेगा कौन? नहीं तो ये तो नहीं, काम कौन करेगा आखिर? हाँ ये तो एक्सक्यूज है सर। आपको काम करने की जिम्मेदारी जब शासन प्रशासन ने सौंपी है तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास टोली है या नहीं, आपके पास लोग है या नहीं, या संसाधन है या नहीं। हम तो ये भी देखते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जिन अधिकारियों को वोटिंग के लिए दूर दराज के इलाकों में भेजा था, बेचारे सर पर अपनी ईवीएम मशीन लेकर घूम गए हैं, पहाड़ों पर चढ़े हैं, जंगलों में निकले हैं, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमारे पास में संसाधन नहीं, हम वोटिंग नहीं कर पाएंगे, और दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वोटिंग का हमारा। तो जिम्मेदारी हमको निभानी पड़ेगी। आपने भी इस बात का जिक्र किया, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। रवि परमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम ये पूरा घोटाला देख रहे हैं, इसके बाद परत दर परत इसकी और भी कई पुस्तकें के जो पन्ने हैं खुलते जा रहे हैं घोटाले के। अब इस पूरे मामले में देखिए आपकी तरफ से भी आवाज उठाई गई, आपने भी कई मुद्दों को इसमें उठाया है। आप पहले तो ये बताइए कि ये घोटाला हुआ कैसे और अब ये अंजाम तक कैसे पहुंचेगा?
देखिए, ये घोटाला बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का घोटाला है और हम्म। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से और देश न्यूज के दर्शकों को विस्तार से बताना चाहूंगा मनीष जी। जी बिल्कुल। जिस तरह से सैलन जी ने कहा कि अधिकारियों ने रिश्वत देकर मान्यता दे दी, हम रिश्वत देकर वो बच भी जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में चलता आ रहा है। व्यापम में भी ऐसा ही हुआ था, नरसिंह घोटाले में भी ऐसे होने की आशंका है। लेकिन बिल्कुल, हम रवि इस परमार पूरे जी से मामले व्यापम में तो कह सकते हैं। लगातार इसको उठाते रहेंगे। और जिस तरह से आप देखिए, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला है, ये 2021 के बाद से सामने आया था, जब देश में भीषण कोरोना फैला हुआ था और मध्य प्रदेश में हालात बेकार थे। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में स्टाफ की कमियां थी, अस्पताल स्टाफ की कमियों से जूझ रहे थे। 23 अप्रैल 2021 की बात है, हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि मध्य प्रदेश में जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, सबके पास अपना एक अस्पताल रहता है 100 बेड का। तो हमने मांग की थी कि भोपाल शहर में ही 80 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज है, तो 8000 बेड तो इनके पास होंगे सही, तो मतलब मरीज को बेड की संख्या मरीज को मिलना चाहिए वो पर्याप्त बेड। होनी चाहिए थी तो बिल्कुल। उस समय हकीकत सामने आई थी कि पूरे तरह से अस्पताल ही नहीं, कागजों में अस्पताल चल रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने 219 नए कॉलेजों को, मतलब 219 संख्या बहुत बड़ी होती है, 219 नए कॉलेजों, किसी प्रदेश में 200-150 कॉलेज है, राजस्थान और अन्य राज्यों में सिर्फ 150, हिमाचल प्रदेश में 170 नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ तो 200 नए कॉलेजों को एक सत्र में मान्यता दे दी, मतलब 667 कॉलेज मध्य प्रदेश में हो गए, वो भी सिर्फ कागजों में। हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया और इस मुद्दों में 3 लोग इंस्पेक्शन करते हैं। आप समझिए, पहले मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग की जिम्मेदारी रहती है निरीक्षण करना, फिर उसके बाद चिकित्सा शिक्षा आयोग विभाग इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं, उसके जिम्मेदार अधिकारी पूरी रिपोर्ट का रिव्यू करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय, वो इसका निरीक्षण करती है। लेकिन तीनों के उसमें एक चीज देखी जा रही है कि तीनों के उसमें बराबर गड़बड़ी मिली है। और जिस तरह से हमने पूरे मामले को उठाया था, तब हमने यही कहा था कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज कागजों में चल रहा है। तो इस चीज को लेकर हम लगातार मुद्दा भी उठा रहे थे। और जिस तरह से हमने देखा कि देश की संवैधानिक एजेंसी सीबीआई, हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया। हमने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, कई बड़े प्रदर्शन किए इस चीज को लेकर, और हम माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जब अप्रैल 2023 में सीबीआई के जांच के आदेश दिए थे, तो लाखों छात्र छात्राओं को भरोसा था कि अब हमारे साथ न्याय होगा, हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों को के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जब हमने पूरा मामला देखा, जब सीबीआई ने तो फरवरी 2024 में हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा की, जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तो रिपोर्ट में हमने एक चीज देखी कि पहले तो रिपोर्ट में 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच का जिक्र था, जबकि 667 कॉलेज है, मतलब आधे भी कॉलेजों की जांच नहीं की थी सीबीआई ने एक साल में। जब हमने उस रिपोर्ट का रिव्यू किया, तो उसमें 3 कैटेगरी में कॉलेजों को बांटा गया था, सूटेबल, अनसूटेबल और डिफिकल्ट। सबसे इसमें मैं पहले आंकड़े बता देता हूँ, फिर एक हैरान करने वाली बात इस पूरे मामले में बताऊंगा कि 169 कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल लिस्ट में रखा था, 73 कॉलेजों को डिफिशिएंस वाली लिस्ट में रखा था, और अनसूटेबल में 66 कॉलेजों को रखा गया था। और इसमें हैरान कर देने वाली स्थिति कि जहां लाखों मरीज सालों में साल आते हैं, एक दिन में 1000 मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। हमीदिया भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है, मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा अस्पताल है। और वहीं बीएचआरसी, जहाँ सैकड़ों मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए आते हैं, उनमें सीबीआई ने कमियां बताई थी। जिनके पास हजारों मरीज रोज इलाज के लिए आते हैं, वहाँ के बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है नर्सिंग के, उनमें कमियां बताई थी। और जो धरातल पे नहीं थे, जिनके पास अस्पताल नहीं थे, जो स्कूल की बिल्डिंग में चलते थे, हमने कई ऐसे कॉलेजों को देखा जो सिर्फ कागजों में थे। तो हमने फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई। हमने 15 अप्रैल को दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों को इसकी शिकायत की, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सीबीआई ने निष्पक्ष होकर 18 मई को एफआईआर दर्ज की 23 लोगों के ऊपर। वहीं 19 अप्रैल को 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको माननीय न्यायालय में पेश कर 10 दिन के रिमांड पर भी लिया गया था, जेल भी भेज दिया। 4 आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन भी लगाया था, हमने उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी और उनकी जमानत भी निरस्त हो चुकी। लेकिन अब इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका बहुत संदिग्ध है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई करने का कब कहा, जब दिल्ली सीबीआई एफआईआर कर लेती, दिल्ली सीबीआई गिरफ्तार कर लेती, और दिल्ली सीबीआई इन अधिकारियों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाती है। उसके बाद जी एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है, तो क्या अंतिम फैसला कॉलेजों की मान्यता का सरकार लेती है? और जो 3 चेक पॉइंट जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं कि राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर और एक जो नर्सिंग काउंसिल है, ये 3 मुख्य चेक पॉइंट होते हैं किसी भी कॉलेजों की जांच के लिए। तो राज्य स्तर पर हम सरकार समझें, स्थानीय स्तर पर कलेक्टर समझें, क्या ये सही है? नहीं,
देखिए स्थानीय स्तर पर तो कोई अधिकारी की भूमिका रहती नहीं है नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने नहीं, की। किसी जिला देखिए, स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका जरूर रहती है। नहीं रवि परमार जी, मैं उदाहरण के तौर जी, पर जी। आपसे समझना चाहूंगा कि अगर भोपाल में कोई नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है तो स्थानीय स्तर पर हाँ, हम ये जी। समझें कि कलेक्टर का जो कोई प्रतिनिधि रहेगा वो इसमें शामिल रहेगा और राज्य नहीं, स्तर पर कलेक्टर सरकार। देखिए इसमें कलेक्टर का कोई प्रतिनिधि नहीं रहता, क्योंकि मान्यता देने का जो पूरा काम है वो नर्सिंग काउंसिल का है। और नर्सिंग काउंसिल एसडीएम और तहसीलदार को इसलिए रखती है बिल्डिंग का वो देखने के लिए, तो इन लोगों की जिम्मेदारी रहती है, ना कि कलेक्टर महोदय की। कलेक्टर नहीं महोदय तो को इस बारे में इनको क्या जानकारी तक प्रतिनिधि नहीं के तौर होती पर है। देखें क्या हम? देखिए प्रतिनिधि के तौर पर नहीं रखा जाता, एक जांच टीम में जांच समिति बनाई जाती है। एक निरीक्षण देखिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है कॉलेज को, पूरी फीस जमा करने के बाद नर्सिंग काउंसिल में फॉर्म आता है। जब वो फॉर्म को पूरा ओपन करते हैं उसके बाद एक निरीक्षण टीम बनाते हैं। उसमें निरीक्षण टीम में एक डॉक्टर रहते हैं, एक नर्सिंग स्टाफ रहता है और फिर जो जिले के अधिकारी रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें तहसीलदार एसडीएम लेवल के अधिकारी रहते हैं। क्योंकि कलेक्टर का दायरा बहुत बड़ा रहता है और पूरे जिलों की जिम्मेदारी रहती है, इसलिए उनको इस जांच टीम में ना उनके प्रतिनिधि को ना उनको शामिल किया जाता तो है। इन कॉलेजों की स्क्रूटनी और भौतिक सत्यापन के लिए कौन सी टीम काम करती है? देखिए चिकित्सा शिक्षा विभाग का ये काम है। चिकित्सा शिक्षा विभाग आयुक्त है और उसके साथ में डीएमई जो रहता है उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, और ये पूरी जिम्मेदारी नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से एक भौतिक सत्यापन कराया जाता है। ये जो जांच टीम अभी बात आई थी कि टीम की कमियों का उदाहरण दिया जाता है, कोई टीम की कमियां नहीं है। नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण प्राइवेट कॉलेज के स्टाफ भी करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। कॉलेजों के डॉक्टर भी करते हैं। रवि जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो भौतिक सत्यापन करने वाली टीम थी, क्या उसने काउंसिल को गलत रिपोर्ट दी या फिर काउंसिल ने सब जानते हुए नियम को ताक पर रखकर मान्यता दी? पहले तो जो भौतिक सत्यापन करने टीम गई थी उसने पूरी तरह से गलत रिपोर्ट बनाई। अब वो क्या सांच करके बनाई, वो पूरी तरह से गलत रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट में फोटोग्राफ संलग्न किए जाते हैं और पूरे दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। नर्सिंग काउंसिल की इसमें ये गलती है कि इन्होंने फोटोग्राफ बिना देखे, फोटोग्राफ में 23,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग अलग दिख जाएगी, हॉस्पिटल अलग दिख जाएगा, लेकिन ये थे ही नहीं, तो ये कैसे देख लिया? मतलब मैं हैरान करने वाली बात है कि जो भौतिक सत्यापन करने गई थी उस टीम को ये अस्पताल और ये बिल्डिंग कैसे दिखाई दी? आज तक किसी को नहीं मिली। हम तो ढूंढ के परेशान हो गए पूरे मध्य प्रदेश में, इन कॉलेजों को मिल नहीं रहे। तो ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे देगी जो सिर्फ कागजों में थे और कागजों में चल रहे हैं आज। और जिस तरह से बात की जा रही है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कार्रवाई करने की, तो 111 अधिकारियों को नोटिस क्यों? इनके सेवा समाप्त क्यों नहीं जा रही? तत्कालीन रजिस्ट्रार पे, तत्कालीन कुलपति पे क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? वहीं अभी मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में मेडिकल विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार बने बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहें, ठीक है रवि जी, कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो भौतिक सत्यापन करने वाली जो टीम थी, निरीक्षण करने वाली जो टीम थी, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी और गलत रिपोर्ट की जांच करने वाली जो नर्सिंग काउंसिल है उनको ये पता था कि रिपोर्ट गलत है, इसके बावजूद भी उन्होंने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी। कुल मिलाकर हम ये कंक्लूजन पर निकल आते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अधिकारी से लेकर भौतिक सत्यापन करने वाली टीम से लेकर की और सरकार के जो प्रतिनिधि है या सरकार की जो शाखा है चिकित्सा शिक्षा विभाग, उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। यानी कि कुल मिलाकर ये देखें कि ये पूरा एक जाल था जिसमें ये पूरा कांड हुआ है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास में, इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज का ये महाघोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश में हर कदम पर हर घड़ी घोटाला हुआ है। नर्सिंग कॉलेज में इस स्तर तक घोटाला हुआ है कि इसमें हर एक व्यक्ति, जो एक लंबी चैन है, लंबी कड़ी है, हर एक व्यक्ति की भूमिका है संदिग्ध नजर आती है। चाहे फिर वो स्थानीय स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो नर्सिंग काउंसिल का व्यक्ति हो या फिर सरकार का प्रतिनिधि ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति, हर एक अधिकारी की यहाँ पर भूमिका संदिग्ध नजर आती है। अब इस पूरे मामले में जो परत दर परत जो जांच चल रही है उसमें सामने और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।